Please alert me when to start. Sir, you can start. We are live. You can start, sir. Yeah. नमस्कार, मैं संजीव कंचन मध्य प्रदेश ईशा चैप्टर की तरफ से आज के इस वेबिनार में अपनी टीम के अन्य सदस्यों के साथ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आभारी हूं इंडियन स्पीच एंड हियरिंग एसोसिएशन का, जो देश के कोने-कोने में स्पीच एंड हियरिंग डिसऑर्डर में काम कर रहे 4000 से भी अधिक ऑडियोलॉजिक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट का प्रतिनिधित्व करती है। भारत देश में स्पीच एंड हियरिंग डिसऑर्डर्स के प्रति जागरूकता लाने के लिए ईशा ने कई कदम उठाए और इस वर्ष 1 से 15 दिसंबर के बीच अनेक साइंटिफिक कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य जहां एक ओर स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट को स्पीच एंड हियरिंग डिसऑर्डर्स के प्रति लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और उसमें आ रहे नए नए बदलावों के लिए साइंटिफिक कार्यक्रमों का आयोजन किया, वहीं सामान्य जनों तक स्पीच एंड हियरिंग डिसऑर्डर्स के बारे में जागरूकता लाने के लिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। आप ईशा की वेबसाइट www.ishaindia.org.in पर हमेशा स्पीच एंड हियरिंग डिसऑर्डर के संबंध में जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश ईशा चैप्टर की तरफ से हमारे प्रेसिडेंट मिस्टर धर्मेंद्र झा और हमारी सेक्रेटरी मिसेस दिशा जैन की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम स्पीच एंड हियरिंग डिसऑर्डर्स के संबंध में जारी किए जाने वाले दिव्यांगता प्रमाण पत्र और सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के संबंध में आपको इससे अवगत कराएंगे। मुझे इस बात की भी खुशी है कि शीघ्र आप अपने मध्य प्रदेश में आपके समीप उपस्थित स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट की जानकारी के लिए हमारी डायरेक्टरी से उनके संबंध में प्रशिक्षित स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट और ऑडियोलॉजिस्ट की सूचना शीघ्र ही प्राप्त कर पाएंगे। आज हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए हैं डॉक्टर एसपी गोस्वामी, जो कि हेड एंड प्रोफेसर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज हियरिंग मैसूर में पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं। उनके साथ होंगे मिस्टर सुमन कुमार, जो कि एडिशनल डायरेक्टर हैं अलियावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी, न्यू दिल्ली से। इस कार्यक्रम में आप दोनों का हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपके साथ कुछ ऐसे आंकड़ों को साझा करना चाहूंगा जो आपको इस विषय की गंभीरता को समझने में आसानी देंगे। भारत में दिव्यांगता की अगर हम बात करें तो वर्ष 2011 में की गई जनगणना में जहां भारत की आबादी 121 करोड़ थी, उसमें दिव्यांगजनों की संख्या 2,68,00,000 है, जो कि भारत की कुल आबादी का लगभग 2.2% के आसपास है। अगर इन दिव्यांगजनों में हम हर प्रकार की दिव्यांगता को देखें तो मेंटल इलनेस, मेंटल रिटार्डेशन, फिजिकल प्रॉब्लम्स
स्पीच और हियरिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी शामिल हैं। हमारी आज की चर्चा का विषय अधिकांशतः सुनने और बोलने की समस्या में से होने वाली दिव्यांगता पर ही केंद्रित है। इन आंकड़ों में हम पाते हैं कि जहां सुनने की समस्या का प्रतिशत लगभग इन दिव्यांगजनों में 20% है, वहीं बोलने की समस्या में यह लगभग 7.5% है। आप पाएंगे कि जब 2011 की 121 करोड़ की जनसंख्या में यह संख्या 2,68,68,00,000 के आसपास है, तो हमारी वर्तमान परिस्थिति जहां पर भारत की आबादी 135 करोड़ है, तो आप इसका आकलन स्वयं कर सकते हैं। दिव्यांगता को जीतना आसान नहीं है, क्योंकि दिव्यांगता का उपचार एक अल्पकालिक नहीं होता। जहां दिव्यांगता को जीतने के लिए मेडिकल विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, वहीं परिवार, सरकार और समाज का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। इस चर्चा में आज हम सबसे पहले अपनी विषय को संबोधित करेंगे और वह है दिव्यांगता प्रमाण पत्र। और इस बारे में हमारे साथ डॉक्टर गोस्वामी इसके बारे में हमें विस्तृत रूप से बताएंगे। डॉक्टर गोस्वामी, आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर गोस्वामी का परिचय दूं। वो न केवल एकेडमिक क्षेत्र में उन्होंने नई उपलब्धियां हासिल की हैं और उनका 3 दशक का एक लंबा अनुभव है, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा योगदान पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट की ड्राफ्ट कमेटी के एक सदस्य के रूप में रहा है। तो मैं मानता हूं कि हमें इस विषय पे जानकारी देने के लिए वे ही एक उपयुक्त संसाधन है। डॉक्टर गोस्वामी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि स्पीच और हियरिंग डिसऑर्डर को हम कई रूपों में जानते हैं, लेकिन वो कौन से डिसऑर्डर्स हैं जो दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं? धन्यवाद कंचन जी। मैं सभी अभिभावकों व सभी श्रोताओं व जितने भी हमारे वाक श्रवण विशेषज्ञ व अन्य चिकित्सक इस चर्चा में जुड़े हैं, मैं उनका सभी का आभारी हूं और सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। जो आपने पहला प्रश्न पूछा है कि वाक श्रवण और भाषा के अंदर कौन कौन सी दोष जो इस एक्ट के अंदर दिए गए हैं, तो इनको मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है। पहले भाग में हम बात करेंगे जो वाक दोष है। वाक दोष जिसको हम स्पीच डिसऑर्डर्स भी कहते हैं, उसके अंदर कुल 6 दोष हैं। पहला दोष जिसको हम कहते हैं स्वर यंत्र का निकालना। बहुत सी बार क्या हो सकता है कि जो हमारा गला है, क्योंकि हम गले से ही बात करते हैं जिसको हम लैरिंग्स भी कहते हैं, उस लैरिंग्स को निकाल दिया जाता है। जैसे कभी कैंसर हो गया या कुछ और बीमारी होगी, तो उस कारण से जब गला निकाल दिया जाता है, क्योंकि आपके जो स्वर यंत्र ही नहीं है तो आप बोल नहीं पाओगे। तो एक पहली जो स्थिति है वो है स्वर यंत्र का निकालना। इसी तरह से एक दूसरा दोष जो आता है जिसको हम जीभ को निकालना कहते हैं, ग्लोसेक्टमी कहते हैं। ये भी बहुत सी बार जैसे जैसे कैंसर बढ़ता जा रहा है, ये भी एक कैंसर के कारण से कई बार जीभ निकालनी पड़ जाती है। तभी तो भारत सरकार ने बहुत सी बार कहा है कि आपको पान नहीं खाना चाहिए, तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि तंबाकू और पान ये एक कैंसर का रूप ले सकता है। तीसरा हमारा जो एक और अच्छी कंडीशन आती है जिसको हम कहते हैं कि वोकल कॉर्ड पैरालिसिस। दोनों जो आपके जो वोकल कॉर्ड है उनको पैरालाइज हो जाए, जिसको हम कहते हैं दोनों स्वर रज्जु का पक्षघात। कई बार क्या हो जाता है कि जो नर्व्स होती हैं जिनसे इनको सप्लाई करते हैं, ब्लड सप्लाई करते हैं, या जिनसे इनका कनेक्शन होता है, वो खराब हो जाती हैं किसी मस्तिष्क में चोट लगने से या कई बार कोई और इन्फेक्शन होने से। उसके बहुत से कारण हैं।
चौथी जो कंडीशन आती है जिसको हम कहते हैं मैक्सिलोफेशियल विसंगतियां। इन विसंगतियों के अंदर सबसे बड़ी आती है, जैसे आपका कई बार होठ कट गया, तलवा कट गया जन्मजात से, या कोई रोड एक्सीडेंट के अंदर भी हो सकता है। पांचवें जो दोष है उसको हम कहते हैं अपच संबंधी विकार, और या जिसको हम अंग्रेजी में डिजार्थ्रिया कहते हैं। इसके अंदर क्या हो सकता है कि कई बार दिमाग के अंदर चोट लगने से या किसी और न्यूरोलॉजिकल कारणों से आदमी जब बोलता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी तक अच्छा बोल रहा हूं, परंतु किसी दिमागी चोट या दिमागी बीमारी से मेरा जो क्लैरिटी ऑफ स्पीच, जिसको कहते हैं हम क्लैरिटी ऑफ स्पीच, वो नहीं होगा। तो उसका क्या होता है कि जो ओवरऑल जो क्लैरिटी ऑफ स्पीच है वो बहुत खराब हो जाता है। इसी तरह से छठी जो कंडीशन आती है जिसको हम कहते हैं चेष्टा अक्षमता, मतलब अगर आदमी चाह के नहीं बोल सकता है बट नहीं चाहते हुए बोल जाता है। सो ये 6 ऐसे दोष हैं जिनको इस दिव्यांगजन एक्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है, और इन्हीं 6 वाक दोषों को हम फैसिलिटीज भी देते हैं। जितने गवर्नमेंट ने आपके प्रमाण पत्र के भी ये लोग हकदार हैं, और बहुत सारी बाकी भी सुविधाएं जो सरकार ने दी है। पहला है आपका वाक, दूसरा आता है लैंग्वेज डिसऑर्डर जिसको हम कहते हैं अफेजिया। अफेजिया में क्या होता है, वाचाघात जिसको हम कहते हैं। इसके अंदर क्या हो सकता है कि कई बार जैसे कोई इंसान अच्छे तरह से बोल रहा है, और आपने बहुत से बार सुना होगा स्ट्रोक के बारे में। तो स्ट्रोक जब हो जाता है तो स्ट्रोक के अंदर एक सबसे बड़ी जो बीमारी, उसका इफेक्ट जो हो सकता है उसके अंदर दिमागी चोट के बाद, जो आदमी बोल रहा है, जो भाषा यूज कर रहा है, वो भाषा चली जाती है। जब आपकी भाषा चली गई तो आप बोल नहीं पाएंगे, आप ये नहीं कह पाएंगे आप हिंदी में बोलते हैं या अंग्रेजी में बोलते हैं, जो भी आप भाषा बोल रहे थे वो आपकी भाषा चली जाती है। तीसरी जो कंडीशन जो आती है, जो तीसरा दोष है, वो कहते हैं हम सुनने की जो प्रक्रिया होती है, सुनने के अंदर जिसको हम हियरिंग इंपेयरमेंट कहते हैं। हियरिंग इंपेयरमेंट, सुनने में कठिनाई जो होती है, उसके अंदर 2 दोष आते हैं, जिसको एक तो हम कहते हैं सुनने में कठिनाई, और एक जिसको हम कहते हैं बहरापन। इस सुनने में कठिनाई को, जिसका जो सुनने में जो कठिनाई है वो 70 dB से कम हो, 60 से 70 dB जिसकी होगी उसको हम सुनने में कठिनाई वाला कहते हैं, और जिसकी 70 dB से ज्यादा कठिनाई होगी उसको हम बहरापन कहते हैं या डेफ कहते हैं। ये इस एक्ट के अंदर बताया गया है कि जैसे आप हार्ड ऑफ हियरिंग को कैसे बताएंगे या डेफ किसको कहेंगे, उसमें बहुत ही विस्तृत से इस एक्ट के अंदर बताया गया है। जी। तो ये 3 कंडीशन बहुत सारी आती है। हाँ जी जी। डॉक्टर गोस्वामी, देखा यह जाता है कि जब परिवार अपने सदस्य को इस भाषा और श्रवण दोषों के आकलन के लिए ले जाते हैं, और आकलन में यह पाया जाता है कि उसका भाषा व श्रवण असामान्य तो है, लेकिन सरकार द्वारा जो दिव्यांगता की बेंचमार्क बनाई गई है वो उसकी पूर्ति नहीं करता। वो अब इस बात को समझने में मुश्किल महसूस करते हैं कि उनका जो सदस्य है वो सामान्य भी नहीं है और सरकारी दस्तावेजों के हिसाब से दिव्यांगता में भी नहीं आता। तो वो इस बात को कैसे समझे कि इसके मायने क्या हैं, कि वो दिव्यांगता में तो नहीं आ रहा लेकिन सामान्य भी नहीं है। धन्यवाद। दिव्यांगता को अगर आप देखेंगे मोटा रूप के अंदर, तो हर कोई व्यक्ति विशेष दिव्यांग है। किसी या किसी एक के अंदर, जैसे मैं गाना नहीं गा सकता, हो सकता है मेरी हिंदी अच्छी नहीं हो सकता है मैं एक अच्छा लेखक नहीं हूं, तो हम किसी ना किसी रूप में सभी दिव्यांग हैं। पर होता क्या है कि जो दिव्यांगता जो हमारी है वो हमारी दिनचर्या को नहीं खराब कर रही, कि हम अपना बोल लेते हैं, हम चल लेते हैं, खाना खा लेते हैं, काम कर लेते हैं, हमको लोग काम पे भी रख लेते हैं, नौकरी पैसा भी दे देते हैं। परंतु दिव्यांगता के साथ ये है कि उनकी जो दिव्यांगता के कारण जो उनके अंदर
स्वाभिमान है, जो उनके अंदर प्रोडक्टिविटी है, उसका पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि दिव्यांग तो सभी हैं, परंतु दिव्यांगता का जो मूलभूत जो कारण है उसमें एक सबसे बड़ी बात है कि जो दिव्यांगता स्थायी होनी चाहिए, अस्थायी नहीं। क्योंकि जैसे अगर हमारा भी हाथ टूट जाता है तो हम उस राइट हैंड से लिख नहीं सकते, तो हम भी उस समय दिव्यांग हो गए, पर वो हमारी दिव्यांगता टेम्पररी होगी, थोड़े समय के लिए अस्थायी होती है। दूसरा क्या कहते हैं, इस एक्ट में ये बताया गया है कि दिव्यांगता वही होगी जिसके अंदर जैविक और मस्तिष्क संबंधी कारण होंगे। मतलब कोई ना कोई जैविक कारण हो या मस्तिष्क। आप जब कोई सीटी स्कैन करो या एमआरआई करो, आप टेस्ट करो, तो उसमें सीधा सीधा दिखेगा कि इस इंसान को, इस व्यक्ति विशेष को इस जगह चोट लगी है, और जैसे वोकल कॉर्ड जब हम बता रहे थे, या आपका जो गला निकाल दिया गया है, तो वो कारण है। तीसरी बात आती है कि मानक दिव्यांगता, जिसको आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी कहते हो, कि 40% से अगर कम है तो वो नहीं आ पाएगा। तो भारत सरकार ने इसलिए ये बेंचमार्क लगाया है कि हमारे संसाधन कम है, तो जो संसाधन है, अगर सभी लोग अगर आ जाएंगे 40% से, तो सारों को ही किसी ना किसी को दिव्यांगता होगी। तो फिर क्या होगा कि जो संसाधन है जो हम दे रहे हैं उन अपने दिव्यांग भाई बहनों को, उनको मिल नहीं पाएगा। तो इस कारण से एक बेंचमार्क होना चाहिए, एक स्थायी रूप होना चाहिए, और एक हम कहते हैं कि जैविक और मस्तिष्क संबंधी कारण होगा, तभी आप दिव्यांगता के बहुत सारे सर्टिफिकेट हो या कोई आपको जो विशेष अधिकार दिए गए उसके पात्र होंगे, अदरवाइज आप नहीं पात्र हो सकते हैं। एक बात ये है। दूसरा, आप एक स्लाइड दूसरा कीजिए आप। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि प्रत्येक जो विकार जो होते हैं वो विकलांगता नहीं है, क्योंकि कई बार आपको दिमाग के अंदर चोट तो लगी है, पर वो चोट इतनी नहीं है कि वो विकलांगता के अंदर। दूसरी बात ये, कुछ ऐसे भी विकार हैं जैसे हकलाना है। हमें पता है कि इंसान को, व्यक्ति विशेष को बोलने में तकलीफ है, पर वो बेंचमार्क डिसेबिलिटी में नहीं आ रहा है, उसका कारण जैविक या मस्तिष्क संबंधी कारण नहीं है, तुतलाना भी है, या कई बार आवाज संबंधी। तो अगर ये जैविक और मस्तिष्क संबंधी कारण मानक दिव्यांगता या स्थायी रूप से नहीं होगा, तो उसे हम दिव्यांगता का प्रमाण पत्र देने में, मतलब हम उनको प्रमाण पत्र नहीं दे पाते हैं, नहीं दे सकते। एक बार थोड़ा और नीचे जाइए। एक दूसरे कारण ये भी हो सकता है कि जब आप, ये एक बहुत बड़ा मॉडल है जिस मॉडल के बेस के ऊपर आपका ये एक्ट भी तैयार किया गया है। कई बार क्या हो सकता है कि जैसे आपके शरीर के अंदर चोट तो लग गई है, पर जो चोट लगी है उस चोट का गतिविधियां और सहभागिता, जिसको हम कहते हैं एक्टिविटी और पार्टिसिपेशन के ऊपर उसका इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं है। जैसे आपको अगर लग गई है लेफ्ट हैंड के अंदर, तो थोड़े दिन के लिए आपकी गतिविधियां खराब हो सकती हैं, परंतु ज्यादा टाइम के लिए नहीं खराब होगी। प्लस क्या हो सकता है कि आपका पर्यावरणीय कारक या व्यक्तिगत कारण, जैसे आपका इन्वायरमेंट अच्छा है, मोटिवेशन अच्छा है, तो क्या हो सकता है आपकी गतिविधियां बढ़ जाती हैं उससे। तो अगर समाज हमको ऐसा वातावरण हो, ऐसा पर्सनल फैक्टर हो कि जिससे हमारी गतिविधियां बढ़ सके और सहभागिता हमारी बढ़ सके, तो क्या हो सकता है वो लोगों को हम, असामान्य तो होंगे पर वो लोग या वो व्यक्ति विशेष विकलांगता में नहीं आएंगे। तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि विकलांगता जो है बहुत ही सीमित लोगों के लिए, सीमित संसाधनों को देखते हुए बेंचमार्क किया गया है, ताकि जो भी लोग किसी ना किसी विकलांगता के कारण से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, उन्हें ऊपर उठने के लिए, और जैसे मोदी जी ने बोला था कि स्वाभिमान बनाने के लिए एक कुछ ना कुछ क्राइटेरिया इशू किए गए हैं, कुछ ना कुछ गाइडलाइंस बताई गई हैं जो हमको फॉलो करनी होती है। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ भाई बहनों को इसमें तकलीफ भी होती होगी, पर फिर भी हमें चाहिए कि हम उन लोगों को ज्यादा स्वाभिमान बनाएं जिनको ज्यादा दिक्कत है। धन्यवाद। जी गोस्वामी जी। अब एक सबसे अहम सवाल आता है, और वो ये है कि भारत विविधताओं का देश है, जहां महानगरों में हम ऑनलाइन
गूगल के मैप से किसी भी केंद्र को जांच लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारा ग्रामीण परिप्रेक्ष्य है जहां पर वो सुविधाएं या जानकारियां नहीं होती। तो हम जनमानस को किस प्रकार से ये समझा सकते हैं कि ये दिव्यांगता प्रमाण पत्र कहाँ से जारी किए जाते हैं और उसके लिए आवश्यक दस्तावेज क्या होते हैं? धन्यवाद कंचन। जो दस्तावेज चाहिए या जैसे आप कैसे प्रमाण पत्र लेंगे, उसमें एक प्रक्रिया होती है। मैं सभी अभिभावकों को ये बताना चाहता हूं कि ये जो प्रक्रिया है इसमें समय लगता है। जब भी आप प्रमाण पत्र, दिव्यांगता का प्रमाण पत्र लेने जाते हैं तो उसमें समय लगता है। तो जैसे हम कहते हैं कि भगवान के घर में देर हो सकती है पर अंधेर नहीं है, उसी तरह से जब आप प्रमाण पत्र लेने जाते हैं, देर तो होगी पर आपको कोई मना नहीं कर सकता। अगर किसी भी बच्चे के अंदर या व्यक्ति विशेष के अंदर दिव्यांगता है तो उसको वो पत्र जरूर मिलेगा, अंधेर नहीं है जी। ना विशेषज्ञों की तरफ से कोई जानबूझकर किसी को दुखी किया जाता है। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है। टाइम इसलिए लगता है क्योंकि जैसे आपने अभी बताया था कि कुछ लोग असामान्य तो हैं पर उनको दिव्यांगता का पत्र नहीं मिल पाता। उसका कारण ये हो सकता है कि जब हम जांच करते हैं, जो विशेषज्ञ जो जांच करता है, जब तक उसको 100% ये पता नहीं चल जाए कि मैं जिस व्यक्ति विशेष को जांच कर रहा हूं वो 100% मेरे हिसाब से दिव्यांगता में आता है, तो इसलिए आप थोड़ा सा अभिभावक थोड़ा ध्यान दें कि टाइम लग सकता है, तो थोड़ा आप धैर्य रखें। इसमें प्रक्रिया इसलिए मैं बता रहा हूं कि प्रक्रिया बहुत लंबी है। पहला प्रक्रिया क्या होता है कि जैसे किसी भी व्यक्ति विशेष को या बच्चे को अगर या माँ बाप को लगे कि उसके बच्चे या सुनने या बोलने में कोई संदेह हो, तो मेरा तो ये कहना है कि आप जब भी कोई संदेह हो तो आप कोई या तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या प्राइवेट प्रैक्टिशनर से एक बार जरूर मिले। जो आप किससे मिले, वो स्वर्ण और वाक भाषा विशेषज्ञ से, एक स्पीच पैथोलॉजिस्ट और ऑडियोलॉजिस्ट से एक बार जरूर मिले। तो आप जब उनसे मिलेंगे तो वो क्या करेंगे, आपकी विस्तृत मूल्यांकन करेंगे। विस्तृत मूल्यांकन के अंदर बहुत सारे टेस्ट भी लिखेंगे, बहुत सारे ऐसे भी टेस्ट होंगे जिनमें बहुत सारा टाइम लग सकता है और आपको लगता होगा अभिभावकों को कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि किसी भी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति विशेष का वाक भाषा व सुनने में जो विशेषज्ञ है वो बहुत टाइम लेते हैं। क्योंकि ये नहीं है कि एक मशीन का बटन दबाया और आपकी रिपोर्ट आ गई, नहीं, ऐसा नहीं है। तो आपको धैर्य रख लेना। जब वो विस्तृत मूल्यांकन करते हैं उसमें भी 1 घंटा लग सकता है, 2 घंटे लग सकते हैं। जो विस्तृत मूल्यांकन जो स्वर्ण वाक भाषा विशेषज्ञ जो करते हैं, जब उन्होंने मूल्यांकन किया और आपके बच्चे को या व्यक्ति विशेष को देखा, अगर उन्हें लगता है कि इस बच्चे को किसी अन्य चिकित्सा विशेषज्ञों की जांच या परामर्श की जरूरत है तो उनको भी भेज देते हैं। जैसे किसी बच्चे को सुनने में है तो बोलेंगे आप ENT वाले से चले जाइए। अगर किसी को वाचाघात है, अफेजिया है, तो बोलेंगे आप एक बार न्यूरोलॉजिस्ट से मिलिए, क्योंकि उनका भी हमें परामर्श चाहिए कि ये चोट लगी हुई है, दिमाग के अंदर कोई चोट है या सुनने में कोई तकलीफ है। तो ये जो अन्य चिकित्सा विशेषज्ञ भी जांच करेंगे और फिर वो एक आकलन की सूचना देंगे कि हाँ, इस बच्चे को या इस व्यक्ति विशेष को ये प्रॉब्लम है। उसके हिसाब से उस आकलन को देखने के बाद स्वर्ण एंड वाक विशेषज्ञ और चिकित्सक ये निर्धारित करेंगे कि जो आकलन किया गया है उस आकलन के हिसाब से ये बच्चा या यह व्यक्ति विशेष दिव्यांगता जो सर्टिफिकेट है उसका योग्य है या योग्य नहीं है। जब ये आ जाता है तो उसके बाद में दिव्यांगता का प्रमाण पत्र की प्रक्रिया शुरू होती है आपके आकलन के ऊपर। जब उनको लगे कि ये योग्य है तो फिर दिव्यांगता का प्रमाण पत्र की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अगर योग्य नहीं है तो आपको विशेषज्ञ बता देते हैं कि आपके अंदर विकलांगता तो है, पर आप जो विकलांगता के जो मानक हैं उन मानकों के ऊपर आप नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए आपको प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा।
तो जो व्यक्ति विशेष जिनको प्रमाण पत्र के योग्य होते हैं, वो उनको फिर क्या होता है कि सरकारी जिला अस्पताल में जाना पड़ता है। सरकारी जिला अस्पताल में जो आपकी मूल्यांकन रिपोर्ट, जो आकलन सूचना दी गई है, उसके साथ कुछ और दस्तावेज भी होते हैं जो आपको जमा करने रहते हैं। वो जमा दस्तावेज आप किसी भी चिकित्सा प्राधिकारी को देंगे, और चिकित्सा प्राधिकारी में एक टीम होती है जिसके अंदर एक स्पीच पैथोलॉजिस्ट और ऑडियोलॉजिस्ट भी होंगे, 2 डॉक्टर्स भी होंगे। वो जो रिपोर्ट है, जो विस्तृत मूल्यांकन है, जो आकलन की सूचना, उसको देखेंगे और व्यक्ति विशेष की दोबारा जांच करेंगे। जब उनको लगे कि हाँ ये व्यक्ति सही में योग्य है, तब उसको प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। प्रमाण पत्र जो जारी कर दिया जाता है उसमें बहुत सारी सरकारी जो आपको डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए जब आप जाते हैं, उसमें सबसे पहले आपको चाहिए कि अस्पताल से आप विकलांगता प्रमाण पत्र की कॉपी ले लें, कि आपको जो इशू किया गया एक डॉक्यूमेंट वो ले लीजिए। आप हमेशा 2 पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। विकलांगता के साथ आईडी प्रमाण भी होना चाहिए। हम आईडी के अंदर ये कहते हैं कि अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड आईडी भी की तरह भी काम करता है। वो आईडी इसलिए जरूरत होता है कि ताकि जिस बच्चे को या जिस व्यक्ति विशेष को विकलांगता प्रमाण पत्र देना है उसी को दिया जाएगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि फोटो आपकी लगा दी या नाम किसी और का लिख दिया। सुभाष 10 हो सकते हैं, परंतु सुभाष 10 सुभाषों का आधार कार्ड के ऊपर नंबर अलग अलग होगा। तो इसलिए बिल्कुल आपके पास ये दस्तावेज होने चाहिए। और आवासीय प्रमाण, अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, बिहार में रहते हैं, जहां भी रहते हैं, आवासीय प्रमाण भी होना जरूरी है। परंतु एक आता है कि यूनिवर्सल UIDID है, उसके अंदर अगर आप जाएंगे तो आपने जो प्रमाण पत्र कहीं से भी बनाया है वो भारत सरकार उसको एक्सेप्ट करती है। और फिर आपका वाक, भाषा और सुनने की रिपोर्ट आपके साथ होनी चाहिए। तो आप अपने दस्तावेज पूरे लेके जाए, क्योंकि कई बार अभिभावक कहते हैं कि हमको बार बार आना पड़ता है। इसलिए आना पड़ता है क्योंकि आपके दस्तावेज पूरे नहीं है। जब तक दस्तावेज पूरे नहीं है तब तक विकलांगता प्रमाण पत्र नहीं दिया जा सकता। जी, आपकी इस महत्वपूर्ण जानकारी का मैं समझता हूं कि ये लोग जरूर इस्तेमाल करेंगे। एक अन्य प्रश्न उठता है कि अक्सर परिवार सदस्य का दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं, लेकिन कुछ वर्षों के बाद उन्हें एक और सवाल से रूबरू होना पड़ता है, और वह यह है कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र का रिन्यूअल यानी कि नवीकरण होना जरूरी है। अब उनके ये का प्रश्न है कि अगर बच्चे में दिव्यांगता है तो नवीकरण की क्या आवश्यकता है? धन्यवाद। ये जो रिन्यूअल जिसको कहते हैं नवीकरण, उसमें 2 कारण आते हैं। आप कोई भी दोष अगर देखेंगे तो दोष में क्या हो सकता है कि कुछ दोष जो होते हैं वो स्थायी भी हो सकते हैं, अस्थायी। जैसे दिव्यांगता में भी स्थायी भी हो सकती है और अस्थायी भी, तो जैसे हमने पहले भी बात की। अब अगर नवीकरण नहीं किया जाएगा, मान लीजिए कि आपका एक बार किसी को सर्टिफिकेट दे दिया गया और उस बच्चे की उम्र थी 10 साल। अगर 10 साल से लेकर 50 साल तक वो सेम ही सर्टिफिकेट रखेगा तो क्या होगा कि ये जो दिव्यांगता है ये स्थायी का मतलब ये नहीं कि ऐसी की ही ऐसी रहेगी। इसमें कई बार ज्यादा भी हो सकता है कि अगर मान लो अगर पहली बार आपके 60% दिव्यांगता थी, हो सकता है 5 साल के बाद में ये दिव्यांगता 70% हो जाए। तो जब दिव्यांगता बढ़ भी सकती है, दिव्यांगता घट भी सकती है। तो आपके जो विशेषज्ञ हैं वो ध्यान में रखते हैं कि इस व्यक्ति विशेष को ये नवीनीकरण कब करवाना है, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 3 साल के बाद या 5 साल के बाद। और नवीनीकरण इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत सरकार ये भी पता चलेगी कि कितने व्यक्तियों के अंदर जो आपकी दिव्यांगता बढ़ी है, घटी है, या कई बार कुछ कारणों से अगर किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु हो गई है और जो आपका जो सर्टिफिकेट है वो कोई दूसरा काम में ले रहा है तो उसका भी मिसयूज है। तो इसलिए नवीनीकरण जरूरी है और ये करवाना भी इसलिए चाहिए ताकि आपको भी पता लगता रहे कि जो आपकी दिव्यांगता है कहीं बढ़ तो नहीं रही है।
अगर बढ़ रही है तो जी। उसका इलाज भी करवाना जरूरी है। तो इसलिए हम मोटा मोटी यही कहते हैं कि किसी भी दिव्यांग व्यक्ति को 6 महीने के बाद अपनी भाषा, वाक व सुनने की शक्ति जरूर जांच करवानी चाहिए, ताकि ये पता चले कि ये जो आपकी दिव्यांगता है वो बढ़ गई या घट गई। अगर बढ़ या घट गई तो क्या उपचार किया जा सकता है या कौन से प्रिविलेजेस और उनको दिए जा सकते हैं। तो नवीकरण करवाना बहुत ही जरूरी है। जी। अक्सर देखा जाता है कि किसी भी तंत्र में हमारे अथक प्रयासों के बाद भी जनमानस में शिकायत होती है या उनके कुछ सुझाव भी हो सकते हैं। तो एक आम जनमानस ये कैसे अपनी इस बात को आगे ले जा सकता है कि मेरा फला काम नहीं हो पा रहा है, या इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, संबंधित अधिकारियों तक मैं कैसे पहुंच सकता हूँ? इस बारे में डॉक्टर सुब्रत गोस्वामी आपका क्या कहना है? कंचन जी, सुझाव जो है ये एक, मैं इसको हमेशा एक प्रारूप देखता हूं कि सुझाव जो है वो दो चीजों में आता है। कि सुझाव एक तो हमारी व्यवस्था को सुचारू रूप करने में और हमारी व्यवस्था को सुधारने में। तो कभी भी सुझाव जो है, जो भी दिव्यांग व्यक्ति या जिसको भी कोई तकलीफ हो, उसके सुझाव हमें लेने चाहिए। भारत सरकार ने इस एक्ट के अंदर भी और राज्य सरकारों ने भी अपनी तरफ से सभी संस्थाओं के अंदर आपने देखा होगा कि एक सुझाव पेटी होती है। तो आप किसी भी संस्था के अंदर, किसी भी अस्पताल में जाते हैं तो उस पेटी में आप अपने सुझाव डाल सकते हैं। एक वो है सभी लोगों के लिए। अगर दिव्यांग व्यक्ति को फिर भी अगर उसके सुझाव कोई सुन नहीं रहा है, जैसे आप विशेषज्ञ के पास भी जाके कह सकते हैं कि देखिए मैं 3 दिन से आ रहा हूं, परंतु मेरी जो है जांच नहीं हुई है, मेरे को प्रमाण पत्र नहीं मिला है, मेरा मूल्यांकन नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ, आप पूछ सकते हैं। ये सभी श्रोताओं को अधिकार है इस देश के अंदर। फिर भी अगर नहीं मानता है आपको, तो आप अस्पताल के अंदर जब जाते हैं अपना प्रमाण पत्र बनाने, वहां प्रधान चिकित्सा अधिकारी, जिसको हम पीएमओ प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर हर जिला अस्पताल में होता है, वहां आप लिखित रूप में दे सकते हैं या सुझाव पेटी में उनके डाल सकते हैं। अगर वो भी आपकी बात नहीं माने तो आप जिला कलेक्टर के पास या डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जिसको कहते हैं, जिले का जो मालिक होता है, उसके पास आप जा सकते हैं, उनको भी आप रिटर्न में दे दीजिए। जब आप मान लीजिए आपने प्रधान चिकित्सा अधिकारी को कोई सुझाव या आपका कोई इशू था आपने बताया, परंतु वो सुना नहीं गया, आप हमेशा ये काम करिए कि जब भी आप चिकित्सा अधिकारी को या जहां भी दें, उसकी एक कॉपी, ओसी कॉपी कहते हैं, कि जिससे आप साइन ले लीजिए कि मैंने आपको इस दिया हुआ है। अगर आपने प्रधान चिकित्सा अधिकारी को वो कॉपी दी है और उन्होंने कोई काम नहीं किया है, आपके जो भी समस्याएं थी उनका समाधान नहीं किया है, तो आप वो कॉपी और दूसरा लेटर लिख के जिला अधिकारी को दें, जिला कलेक्टर को दें कि मैंने प्रधान शिक्षा अधिकारी को इस दिन दिया था, परंतु आज तक मेरा कोई समाधान नहीं हुआ। अगर जिला कलेक्टर भी नहीं मानता है तो आप विकलांग व्यक्तियों का राज्य आयुक्त होता है, हर स्टेट के अंदर, हर राज्य के अंदर विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त होता है। वो आपके मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल में बैठते हैं, क्योंकि भोपाल इज ए कैपिटल, राइट? ठीक है। तो जब आप भोपाल के अंदर आप जाकर उन राज्य आयुक्त को बता सकते हैं कि मैंने जिला कलेक्टर को भी लिखा था, मैंने प्रधान चिकित्सा अधिकारी को भी लिखा था, परंतु अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ, तो आपने 3 कॉपी लगा दी। अगर आपका राज्य आयुक्त भी नहीं सुनता है तो आप विकलांग व्यक्तियों को का केंद्रीय आयुक्त के पास भी जा सकते हैं। केंद्रीय आयुक्त अब 4 जगह जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। मान लीजिए इन चारों जगह में कुछ भी नहीं होता है, मान लीजिए कुछ भी नहीं होता है, तो आपका सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? भारत सरकार ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट दिया है, तो आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में बोल सकते हो कि मैंने जो मेरा ये
सुझाव थे या मेरा ये तकलीफ थी, उनका क्या हुआ, उनका समाधान का क्या हुआ, सभी को उत्तर देना पड़ता है और वो उत्तर 30 दिन के अंदर देना ही पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो जो व्यक्ति विशेष जो उसके लिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में जो देखता है, अगर नहीं देगा उनको पैसे भरने पड़ते हैं। तो जहां तक हो सके आप अपने जो एप्लीकेशन देते हैं उसकी कॉपी जरूर रखिए, उनसे साइन करवा लीजिए रिसीव्ड का कि आपने ले लिया, और उनसे ठप्पा लगवा लीजिए कि आपके अस्पताल का ठप्पा है, ये आपके जिला कलेक्टर का ठप्पा है, ये विकलांग व्यक्तियों के राज्य के आयुक्त का ठप्पा है, ये केंद्रीय आयुक्त का ठप्पा है। या आप अगर पोस्ट करें तो स्पीड पोस्ट का ट्रैकिंग नंबर रखिए। तो क्या होता है कि आप अपने जो दस्तावेज है वो पक्के रखिए। अगर दस्तावेज आपके पक्के हैं तो मैं आपको 100% कह सकता हूं कि आपकी जो भी समस्याएं होगी उनको सुलझाया जाएगा, सुना जाएगा। और जैसे हम कहते हैं कि ये हमारा जो चर्चा का विषय वाक्य और भाषा है, आपके लिए लोग बोलेंगे भी और आपकी लोग बात सुनेंगे भी। जी गोस्वामी जी, हम ये पाते हैं कि हर तंत्र में हर प्रकार के लोग होते हैं। जहां सरकार द्वारा इन योजनाओं को चलाने का मकसद सही लोगों को उसका हक दिलाना है, वहीं पर कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए इनका गलत इस्तेमाल करते हैं। या तो वे इन विकलांगता के प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं, या हो सकता है उनका विकलांगता प्रमाण पत्र किसी गलत वजह से शायद वह अपने स्वरूप में ही फर्जी रहा हो। तो इसके क्या वैधानिक परिणाम हो सकते हैं? फर्जी प्रमाण पत्र, जैसे भारत के अंदर बहुत सारी चीजें आपको, हम कहते हैं ना, चाइनीज प्रोजेक्ट मिल जाता है, डुप्लीकेट मिल जाता है, राइट जी। तो फर्जी प्रमाण पत्र, बहुत सारी चीजें फर्जी मिल जाती हैं। और विकलांगता प्रमाण पत्र भी कोई ऐसा नहीं है कि जो लोग नहीं ले सकते हैं। बहुत सारे इंसान हैं, बहुत सारी व्यक्ति विशेष हैं जो फर्जी भी ले लेते हैं। इसीलिए मैंने बोला है कि फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट लेना मुश्किल तो है पर असंभव नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज जो जिसको फर्जी लेना वो सब कुछ संभव करेगा। तो विकलांगता प्रमाण पत्र जब भी आप लेने जाते हैं, इसी का कारण है कि जब हम मूल्यांकन करते हैं विशेषज्ञ, उसमें टाइम लगता है, क्योंकि वो ये सोच देखना चाहते हैं कि विशेषज्ञ कि कोई फर्जी तो नहीं है। और अगर वो फर्जी प्रमाण पत्र ले लिया तो उसका जो सबसे बड़ा आपका इफेक्ट जो होगा वो ये होगा कि विकलांगता प्रमाण पत्र वापस लिया जा सकता है, ये प्रावधान है जी। दूसरा, विकलांगता प्रमाण पत्र के विशेषाधिकारों की भी वापसी। अगर वो विकलांगता प्रमाण पत्र को लेकर अगर किसी को जॉब मिल गया, या किसी को साइट अलॉटमेंट होगी, या कोई किसी तरह का कंसेशन दे दिया गया, वो सारे अधिकार वापस लिए जा सकते हैं। तीसरी बात, ऐसे व्यक्ति विशेषज्ञों के लिए एफआईआर भी दर्ज कराई जा सकती है, थाने के अंदर जाके विशेष एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है। अगर ये तो है जिन व्यक्तियों ने लिया है, एक सेकेंड, जिन्होंने लिया है, पीछे वाली स्लाइड पे जाएंगे। हाँ, एक ये तो है जिन्होंने लिया है। अगर कोई विशेषज्ञ जानबूझ के फर्जी प्रमाण पत्र देता है तो उसका जो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में पंजीकरण किया गया, जैसे अगर फर्जी प्रमाण पत्र देता हूं तो मेरा रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में जो प्रमाण पत्र है वो रद्द किया जाएगा। तो जब मेरा रद्द किया जाएगा तो मैं किसी भी पेशेंट को जिसके अंदर बोलने या सुनने या भाषा के अंदर तकलीफ होगी उनको देख नहीं सकता, तो मेरी जो रजिस्ट्रेशन ही रद्द कर दिया जाएगा, पंजीकरण, और आपराधिक मामला भी दर्ज कर दिया जाता है। दैट मींस कि क्रिमिनल केस भी ऑफेंड है ये। और अगर व्यक्ति विशेष जो विशेषज्ञ ऐसे करेंगे उनको पद से भी निष्कासन किया जा सकता है। तो इसके जो परिणाम जो हैं, फर्जी प्रमाण पत्र लेने के परिणाम बहुत ही
गंभीर है। तो इसलिए कभी भी मेरी अभिभावकों से ये हाथ जोड़ के निवेदना है कि कभी भी आप फर्जी प्रमाण पत्र के चक्कर में ना पड़े। पहली बात, विशेषज्ञ आपको देगा नहीं। दूसरी बात, अगर गलती से मिल भी गया 1%, तो हो सकता है कि उसको उस फर्जीपन का कभी ना कभी पता चल जाएगा, और पता चल गए तो उसके परिणाम बहुत ही गंभीर हो सकते हैं। तो जहाँ ये एक वैधानिक बात है, वहीं हमें एक मानवीय दृष्टि से भी सोचना है कि हम अपने छोटे से स्वार्थ के लिए जो वाकई उसके हकदार हैं, उनके हक को भी छीनने की कोशिश करते हैं। तो एक मानवता का मैं कहूँगा कि उन्हें पालन करना है कि वह हक उन्हीं को जाने दें जो जिनके लिए बनाया गया है। हाँ जी जी। अब मैं चर्चा के अंतिम पड़ाव पर आपसे डॉक्टर गोस्वामी एक बात पूछना चाहूंगा कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र क्या किसी व्यक्ति विशेष के दिव्यांगता को आकलित करती हुई सिर्फ एक अंक है जो ये बताता है कि वो विकलांगता है, या वो उसे कुछ शक्ति देता है जिससे कि वो समाज में दूसरे लोगों की तरह आगे बढ़ सके? हाँ जी, प्रमाण पत्र को अगर आप देखेंगे, ये सिर्फ एक पत्र ही नहीं है। मुझे लगता है इस पत्र के अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ होता है। ये जो पत्र जो है, प्रमाण पत्र विकलांग व्यक्ति को स्वाभिमान की तरफ लेके जाता है। तो आप जिस भी व्यक्ति विशेष को प्रमाण पत्र दिया जाता है, उसको बहुत सारे आपको कहते हैं बेनिफिट्स मिलते हैं, जो फायदे मिल सकते हैं। जैसे कोई बच्चे को दिया गया तो स्कूल में दाखिला, अगर बच्चा बड़ा होता है तो कॉलेज के अंदर दाखिला, कुछ जो सीट्स जो होती हैं वो रिजर्व होती हैं। भाषा में छूट, जैसे अगर आप कर्नाटका में रहते हो तो आपको हिंदी की छूट मिल सकती है। माँ बाप को आयकर के अंदर छूट मिल सकती है। नौकरी के अंदर भी आरक्षण है, 4% आरक्षण है। यात्रा के अंदर रियायत, अगर आप रोड से जाते हैं या हवाई जहाज से भी हवाई जहाज में तो नहीं है, अगर रेल से भी जाते हैं, पर हवाई जहाज में भी है, कुछ रियायतें मिलती हैं। आवास आवंटन, जैसे आपके बहुत सारे अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो देते हैं, उनको आवास में आवंटन में भी होता है। और विकलांगता भत्ता व पेंशन भी बहुत सारी राज्य सरकारें देती हैं। तो ये बहुत सारे फायदे इसीलिए दिए गए हैं कि ताकि जो विकलांग व्यक्ति हैं, जो दिव्यांगजन है, जो हमारे भाई बहन हैं, उनको स्वाभिमान बनाया जा सके, उनकी स्वाभिमानता को रखा जा सके, और उनके अंदर जो टैलेंट जो है, जो प्रोडक्टिविटी है, उनका सुचारू रूप से उपयोग किया जा सके, ताकि वो भी एक स्वाभिमान बने और इस देश की प्रगति में देश को प्रगति की ओर बढ़ाए। धन्यवाद। डॉक्टर गोस्वामी, आपके द्वारा दी गई ये सभी जानकारी मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण रही है, और हमारे जनमानस तक ये संदेश पहुँचाने का आपने एक पवित्र कार्य किया है, जिससे कि वे अपने हक के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और इस चर्चा के दूसरे भाग में आपके द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र से मिलने वाली सुविधाओं की जो बात है, उसकी चर्चा के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ मिस्टर सुमन कुमार को। सुमन कुमार, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर अलियावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच हियरिंग डिसेबिलिटी नई दिल्ली से संबंध रखते हैं। आपका 20 वर्षों से भी अधिक का इस कार्यक्षेत्र में अनुभव है। आपने न केवल एकेडमिक्स के क्षेत्र में, बल्कि दिव्यांगजनों के लिए जो हमारी संस्था रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसकी जो एक्सपर्ट कमेटी होती है, जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करती है, वहां पर आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मिस्टर सुमन कुमार, हमारा आपका इस मंच पर हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर। जब हम दिव्यांगजनों की बात करते हैं, जैसा कि चर्चा के प्रारंभ में मैंने कहा कि दिव्यांगता कोई अल्पकालिक इलाज नहीं है, और समाज में एक 5 साल के दिव्यांग बच्चे या 1 साल के दिव्यांग बच्चे या बढ़ती उम्र के साथ साथ दिव्यांगजनों की जो आवश्यकताएं हैं वो बदलती चली जाती हैं। उनको अलग अलग आयु वर्ग स्तर पर अलग अलग चीजों की आवश्यकता होती है। अगर हम इसको एक संपूर्ण रूप में देखें तो आपका
दिव्यांगजनों के प्रति जो समाज का या सरकार का रुख होता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका परिचय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जो पूर्व में वक्ता डॉक्टर एसपी गोस्वामी थे, उन्हीं के बातों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जैसा कि उन्होंने बोला कि समाज में समाज की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे अगर आप शीघ्र पहचान की बात करें, अर्ली आइडेंटिफिकेशन की बात करें, शिक्षा की बात करें, व्यवसाय की बात करें, कौशल प्रशिक्षण की बात करें, रोजगार की बात करें, क्योंकि रोजगार में एक समूह बनता है, समूह में समाज का योगदान होता है। तो अगर इन लोगों को हम अगर समावेशित करते हैं तो ये लोग भी अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। और समाज हमारा, अगर समाज की सोच सकारात्मक होगी तो हमारे जो दिव्यांगजन हैं वो आत्मनिर्भर बनेंगे। अगर नकारात्मक सोच होगी तो उनको आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिलेगा। आप सभी जानते हैं सर कि समाज के नीचे तक के ग्राम पंचायत से लेकर के लोकसभा तक लोगों को अपना मत देने का अधिकार है और अपने लोगों को चुनने का अधिकार है। तो आजकल नीचे से ही अगर काम हो, गांव ग्राम स्तर से काम होते हैं तो समाज उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। अगर वहां से कोई अच्छा काम होता है तो फिर हम आगे अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि अब जो ग्राम पंचायत हैं, मुखिया हैं, सरपंच हैं, इनको भी बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, बहुत सारे इनको सुविधाएं दी गई है, आर्थिक रूप से भी इनको सुदृढ़ किया गया है। तो अगर समाज में अगर समाज की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है सर, दिव्यांगजनों को आगे बढ़ाने के लिए। जी, जब प्रारंभ के समय परिवार को अपने सदस्य के दिव्यांगता का पता चलता है तो वह जो समय होता है वह उसके लिए बहुत ही मानसिक दबाव का समय होता है। ना केवल उसे इस कमी को स्वीकारना होता है बल्कि उसे अपने इस लड़ाई को आगे तक ले जाना होता है, समस्या को समझना, उसके प्रारंभ में उसको कैसे मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। तो सरकार इस स्तर पर जब परिवार इस चीजों को समझ रहा है उस समय क्या योजनाएं प्रस्तुत करती है? सर, जब हम पहचान कर लेते हैं तो पहचान करने के बाद सब हमारे जितने लोग हैं सक्षम नहीं हैं अपने आप में, तो किसी को सहायता की जरूरत पड़ेगी, और जो सक्षम है उनको सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सरकार ने जो सक्षम नहीं है उनके लिए विशेष व्यवस्था की है। शायद हमारे जो सदस्य हैं उनको और जो हमारे क्लाइंट हैं उनको भी मालूम होगा कि बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा। तो सरकार, गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण है जो दिव्यांगता के क्षेत्र में काम करते हैं। उसके अलावा जो जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र है, मध्य प्रदेश में बहुत सारी जगह पे जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्र है, वहाँ पे पहचान एवं पुनर्वास की व्यवस्था है। उसके अलावा संयुक्त पुनर्वास केंद्र जो भोपाल में है, उसके अलावा भारतीय स्तर पे और राष्ट्र स्तर पे राष्ट्रीय संस्थान है। इसके अलावा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जिला शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र की भी स्थापना की गई है। और जो हाल ही में अधिनियम लागू किया गया, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में भी बहुत सारे प्रावधान ऐसे किए गए हैं जिसमें सुविधाओं को सुनिश्चित करने की बात की गई है। और इन जो व्यक्ति हैं, श्रवण दोष से जो ग्रसित व्यक्ति हैं, उनका सबसे अच्छा जो सुझाव देते हैं वो है ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, वाणी भाषा चिकित्सक जो हैं वही इनको अच्छी तरह सलाह दे सकते हैं। एक बार अगर बच्चे को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, पहचान लिया जाता है कि इनको सुनने में तकलीफ है, तो परिवार के लिए, माता पिता के लिए और जो पड़ोस में होते हैं उनके लिए एक समाचार का विषय हो जाता है। लेकिन परिवार जो होते हैं उनको ज़्यादा ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि घर के अंदर ही
बहुत सारी चीजें आ जाती है, दोषारोपण हो जाता है, जिसके कारण बहुत समय तक बच्चे की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, और ध्यान भी दिया जाता है तो उसका असर उतना नहीं होता है, क्योंकि हम उसको जो दिव्यांगता है उसको मानने को तैयार नहीं होते। तो इस नहीं मानने के कारण क्या होता है कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह पे उसी काम के लिए जाते रहते हैं, ताकि कोई बोले कि बच्चे को दिव्यांगता नहीं है, क्योंकि कोई भी माता पिता अपने बच्चे में नहीं चाहते हैं कि इस तरह की कोई त्रुटि हो, कोई दिक्कत हो। तो भारत सरकार ने सर एक ADIP करके एक स्कीम है, उसके तहत श्रवण दिव्यांगजन है उनको कान का मशीन देने का प्रावधान किया है, और एक कान की मशीन उन व्यक्तियों को दी जाएगी जिनकी पारिवारिक मासिक आय 15,000 से कम है और जो भारत के नागरिक हैं। और ये जो आय प्रमाण पत्र है सर, अक्सर ऐसा होता है कि आय प्रमाण पत्र लोग कहीं से भी ले आते हैं, लेकिन आय प्रमाण पत्र जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो जनता के नुमाइंदे हैं, वो दे सकते हैं, या जो रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं, गजेटेड ऑफिसर होते हैं, या जो मासिक जो होता है सैलरी स्लिप जो होता है उसके वही एक माना जाता है, या इनकम टैक्स में जो कोई जमा करते हैं उसी को आधार माना जाता है। इसके अलावा अगर कोई दूसरी कागजात लेके जाएंगे आय प्रमाण पत्र के नाम पर, तो शायद उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा और आपको बार बार एक काम के लिए भटकना पड़ेगा। और ये सुविधा जो है 12 साल तक के बच्चों को साल में एक बार दी जाती है, और 12 साल से ऊपर के बच्चे को 3 साल में एक बार कान की मशीन दी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कान की मशीन ही दी जा रही है, एडिप के अंतर्गत बहुत सारे उपकरणों की व्यवस्था इसमें की गई है, अलार्म भी है, असिस्टिव डिवाइसेस भी हैं। तो सरकार ने 10,000 तक के जो कॉस्ट है, 10,000 की कीमत तक के उपकरण को इस योजना के अंतर्गत रखा है, और जो क्लास 11 से बड़े होंगे बच्चे उनके लिए 12,000 तक की कीमत की यंत्र को देने की व्यवस्था इसमें की है। और हम लोग सिर्फ और मशीन की बात करते हैं, श्रवण यंत्र की बात करते हैं, लेकिन इस योजना में बहुत सारे ऐसे डिवाइस को लगाया गया है, उपकरण को इसमें सम्मिलित किया गया है जो श्रवण दिव्यांगजन को फायदा दे सकते हैं और उनके क्षमता को बढ़ा सकते हैं। प्रारंभिक अवस्था जो होती है हर दिव्यांगजन के लिए, बच्चे के लिए, उसका संबंध है शिक्षा से, और स्कूल में उसका दाखिला हो जाए, और इसके बाद आती है कि ये बच्चे जब परीक्षा में शामिल होते हैं तो इनका और अन्य बच्चों का जो एक करने का तरीका होता है उसमें कुछ उनको बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो हम सभी जरूर जानना चाहेंगे कि स्कूल में बच्चे के दाखिले और सामान्य शिक्षा में परीक्षाओं के दौरान दिव्यांगजनों के लिए क्या सुविधाएं दी जाती हैं। जैसा सर ने बताया था, गोस्वामी सर ने, कि बहुत सारे रियायतें, बहुत सारे कंसेशन फैसिलिटीज दी गई है। शिक्षा में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इस 2016 के अधिनियम में 18 साल तक बच्चों को पड़ोस के विद्यालय में पढ़ने की छूट है, और जिस माध्यम से पढ़ना चाहें, जिस कम्युनिकेशन मोड से, अगर मैं इशारे से सीखना चाहूँ मुझे इशारे से दीजिए, मुझे बड़े स्क्रिप्ट में चाहिए तो मुझे बिग लेटर्स में देने होंगे आपको। और आप सब जानते हैं कि सब शिक्षा मिशन में 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है, पढ़ाई के लिए जो किताब है उसको भी है, ड्रेस भी है, और उच्च शिक्षा में 5% आरक्षण की व्यवस्था है। इसके अलावा भाषा में छूट, अगर आप संबंधित बोर्ड से पूर्व में ही अनुमति ले लेते हैं तो ये काम बहुत ही आसान है, और इसके लिए आपको दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ आपको बोर्ड में भेजना पड़ेगा, और भेजने से मिस्टर सुमन, जो आपने लैंग्वेज एग्जाम्पशन के बारे में जिक्र किया, क्या ये है CBSE के लिए है या राज्यों द्वारा के भी ये प्रावधान लागू होता है राज्यों में जो भाषा की छूट का है?
सर भाषा की छूट का अगर राज्य बोर्ड है तो ये राज्य बोर्ड के निर्भर करता है सर, लेकिन आईसीएसई भी और सीबीएसई ये दोनों बोर्ड भाषा की छूट का अनुमति देते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे देखे हैं बच्चे जिन्होंने छूट लिया है, 11th में लिया है, 12th में भी लिया है। और इसके अलावा भारत सरकार ने परीक्षा करने के लिए और इनके लिए अलग से एक गाइडलाइंस दिया है कि जिनको लिख नहीं पाएंगे, जिनको लिखने में तकलीफ है या कोई ऐसी असुविधा है, तो उनको लिखने के लिए भी एक व्यक्ति का देने का प्रावधान है, जिसमें यानी कि आपका तात्पर्य सेरेब्रल पैल्सी वाले बच्चों के लिए है? सर बच्चे को है, ब्लाइंडनेस वाले बच्चे को है, जिनको दोनों आर्म्स अफेक्टेड हैं सर, उनको भी ये सब फैसिलिटी दी जा सकती है सर। और इसके अलावा सर अगर आप चाहें तो आप खुद ले सकते हैं फैसिलिटीज, या अगर आप चाहते हैं कि आपको स्कूल दे दे फैसिलिटी या बोर्ड दे दे फैसिलिटी, तो उस फैसिलिटी के लिए आपको पहले से लिखना पड़ेगा, और जो लिखने वाले होंगे उनकी क्वालिफिकेशन आपसे एक लेवल की कम होनी चाहिए, तभी आपको उसकी परमिशन दी जाएगी। और बिना परमिशन का आपको ये सब चीज की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि अगर आप जाएंगे एग्जाम में और बोलेंगे मुझे स्क्राइब चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। स्क्राइब से आपका तात्पर्य है कि आपकी जगह कोई और लिखने वाला? नहीं, आपकी जगह नहीं सर, आपके साथ रहेंगे वो जी, आप बोलते जाएंगे और वह सहयोगी लिखेगा। जी लिखेंगे सर, वो आप जो भी बोलेंगे मैं उसको लिखता जाऊंगा और वो हमारा काम करेंगे। इसीलिए सर उनकी जो शैक्षणिक योग्यता है उसको आपसे एक क्लास कम रखा गया है सर, ताकि कोई ऐसी असुविधा ना हो कि कोई जो लेवल का नहीं है उनके बदले लिख रहा है या उनके बराबर का लिख दे रहा है। ये सब चीजों को कम करने के लिए ही ऐसी व्यवस्था की गई है जी। और सर जहाँ तक एकोमोडेशन की सवाल है, कुछ अगर आपको चाहिए कि कुछ चीजें आपको बदलनी है या बैठने में कुछ असुविधा हो रही है, तो वो भी आप अगर पूर्व में बता दें तो उसकी भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और एक स्क्राइबर के लिए एक विषय के लिए एक ही स्क्राइबर आपको मिलेंगे सर। और इसके अलावा अगर चाहते हैं कि आप कंप्यूटर से एग्जामिनेशन देना चाहते हैं या ब्रेल में देना चाहते हैं, जिनके लिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये व्यवस्था श्रवण दिव्यांगजन के लिए है, जो व्यक्ति जैसे ब्लाइंड है और उनके साथ हियरिंग लॉस है या कुछ और इशू है, तो उनको इस तरह के प्रावधान की व्यवस्था की गई है। और किसी को बड़े फॉन्ट में चाहिए, किसी को क्वेश्चन पेपर ब्रेल में चाहिए, तो इस तरह से उनके लिए भी व्यवस्था की गई है सर। और अगर मतलब आपका तात्पर्य यह है कि हर दिव्यांगता को देखते हुए उसके स्पष्ट गाइडलाइंस बनाए गए हैं? हाँ सर, क्योंकि हर के लिए एक तरह की जरूरत नहीं होगी और हर को हम एक तरह से देख भी नहीं सकते। अगर मुझे कंप्यूटर में एग्जाम देने के लिए दिया जाता है तो मैं चाहूंगा तो उसको मैं पहले दिन जाकर के देख सकता हूँ कि मुझे कौन सा कंप्यूटर दिया जाएगा, कैसे चलता है, कीबोर्ड कैसा है, माउस कैसा है, उसको मैं चेक कर सकता हूँ पूर्व में जाकर के, ताकि मुझे परीक्षा के दिन कोई तकलीफ ना हो। और ये सब चीजों को पाने के लिए, ये सब सुविधाओं को पाने के लिए एक निश्चित फॉर्म है, बहुत ही सरल फॉर्म है, उसके द्वारा आपको पूरी जानकारी देनी होगी, संबंधित बोर्ड को देनी होगी और फिर आपको उसका वो अनुमति देंगे। और इसके अलावा अगर किसी को समय चाहिए, अलग से समय चाहिए, तो भी 1 घंटे पे 20 मिनट अधिक समय दिया जाता है, एक्स्ट्रा टाइम उनको दिया जाता है जो स्क्राइब की फैसिलिटीज नहीं लेंगे। अगर जो स्क्राइब की फैसिलिटी लेंगे उनको ऐसी चीज नहीं मिलेगा सर। इस तरह से है। और अगर 1 घंटे से कम होगा तो उसके समय अनुसार उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा।
और अगर किसी को कुछ सहायक यंत्र की जरूरत पड़ती है, कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है, या किसी ज्यादातर सर ये जो पर्सन विथ ब्लाइंड्स हैं उनको जरूरत पड़ती है, तो उनको लिए भी ब्रेल स्लेट, अबेकस, ज्योमेट्री किट ये सब देने का भी व्यवस्था है। वो चाहें तो वो चीज का मांग कर सकते हैं और उनको वो दिया जाएगा सर। और बैठने की व्यवस्था जहां तक है सर, इनकी बैठने की व्यवस्था ग्राउंड फ्लोर में ही की जाए, और ताकि उनको इधर से उधर जाने में कोई इशू ना हो और कोई तकलीफ भी ना हो, क्योंकि अगर फर्स्ट फ्लोर में है तो अमूमन लिफ्ट तो स्कूल में होते नहीं है, बहुत सारे स्कूल में होते नहीं है, लेकिन इसलिए इनको बोला गया है कि इनको नीचे में रखें और इनकी व्यवस्था पहले कर दें ताकि कोई डिस्ट्रिक्शन ना हो, क्योंकि लोग आते जाते देखते हैं, इसलिए अच्छा रहता है कि इनकी पहले से व्यवस्था कर दिए और आगे में कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है जी। और सर जिनको पढ़ने में तकलीफ है, अगर लो विजन के लोग हैं तो उनके लिए बड़े अक्षरों में दिया जा सकता है, या यहाँ तक कि उनको जो रीडर हैं, जो स्क्रीन रीडर हैं, उनकी भी व्यवस्था की जाती है सर जहाँ जहाँ जरूरत होती है तो। और जो प्रश्न का प्रारूप है सर वो भी बदलता है। अगर किसी को ऑब्जेक्टिव बड़े आंसर देने में तकलीफ हो रही है, जैसे जो श्रवण दिव्यांगजन है, तो उनके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी दिया जा सकता है। और जहाँ पे देखने की और विजुअल इनपुट की जरूरत पड़ती है तो उनकी जगह पे दूसरी चीजों को भी देने का प्रावधान है, जो कि दृष्टि दिव्यांगता है उनके लिए ये चीज ज्यादा उपयुक्त होता है सर। जी सर अब शिक्षा के बाद हम बात करते हैं। मैं अपने इतने अनुभव में और जो जानकारियां मेरे मित्रों द्वारा साझा की जाती हैं, हमने देखा है कि दिव्यांगजन सामान्य बच्चों से अलग नहीं होते, सिर्फ आवश्यकता होती है उन्हें अवसर मिलने की। और हमने देखा है कि ये ना केवल सामान्य बच्चों की तरह अपनी शिक्षा को पूरा करते हैं, उसमें नए कीर्तिमान बनाते हैं, लेकिन शिक्षा के बाद सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है उस शिक्षा का आगे का उपयोग उनके जीवन के लिए, जॉब की सुविधा। उसके बारे में मिस्टर सुमन आप क्या कहना चाहेंगे? सर शिक्षा के बाद सबको सरकारी नौकरी तो शायद मिलना मुश्किल है, लेकिन सरकार ने बहुत सारे, जैसे सामान्य व्यक्ति की तरह दिव्यांगजनों के लिए भी बहुत सारे व्यवस्थाएं की है। जैसा पहली बार विशेष रोजगार एक्सचेंज है, स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की व्यवस्था है, जहाँ पे ये लोग अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। कौशल प्रशिक्षण केंद्र भी बनाया गया है, जहाँ पे इनके लिए इनकी क्षमता के अनुसार इनको ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। अलग अलग दिव्यांगता के लिए अलग अलग जो संस्थाओं को उनको भी नामित किया गया है, सरकार के साथ उनका एक कोलैबोरेशन है और ये उनके साथ काम करते हैं और उनको प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में 1% का आरक्षण सुनने में जिनको कठिनाई है या श्रवण दिव्यांगजन है उनको दी गई है। ऐसे टोटल 4% रिजर्वेशन है, जिसमें 1% श्रवण दिव्यांगजन को दिया गया है, 1% दृष्टि को दिया गया है, 1% जिनको चलने में तकलीफ है उनको दिया गया है, या डॉर्फिज्म है, बौनापन है, एसिड अटैक जिन पे किया जाता है वो, और जिनको मस्कुलर डिस्ट्रफी की बीमारी है, और 1% में आपको ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, मल्टीपल डिसेबिलिटी को 1% का आरक्षण नौकरी में दिया गया है सर। इसके अलावा अगर आप देखेंगे सर, तो कोई भी गैर सरकारी संस्था अगर दिव्यांगजन को अपने यहाँ काम पे लगाती है तो उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है, उनका जो योगदान होता है, अंशदान होता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के लिए या एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस के लिए, तो 25,000 तक की सैलरी होती है, तो उसका जो अंशदान होता है या जो एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन होता है वो 10 साल तक के लिए भारत सरकार देती है सर।
और इसके अलावा अगर काम करने के दौरान कोई व्यक्ति दिव्यांगजन हो जाते हैं तो उनको आप काम से, नौकरी से निकाल नहीं सकते। उनको जिस पद पे वो काम कर रहे थे उसी पद के बराबर का उनको वेतन मिलेगा और जो उनके लिए काम है, उनके लायक काम है, वो दिया जाना सुनिश्चित करना होगा, लेकिन आप उनको नौकरी से निकाल नहीं सकते। इसके अलावा बेरोजगारी भत्ता जो सर ने पहले बताया उसका भी प्रावधान है। अगर कोई 2 साल से ज्यादा हो गया है और उनको कोई ऐसी नौकरी नहीं मिली है, स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में उनका नाम पंजीकृत है, तो उनको बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान किया गया है सर। जी। किसी भी देश में नागरिकों को अधिकार है कि वे सरकार द्वारा दी जा रही सभी सर्विसेज का उपयोग कर सकें, लेकिन हमारे जो दिव्यांगजन हैं वे उस सुविधा तक पहुंच नहीं सकते अपनी व्यक्तिगत बाधाओं के कारण। तो सरकार की ओर से उनको इस पर पूरा हक दिलाने के लिए क्या प्रावधान होता है? सर, इस सवाल में जाने से पहले मैं कुछ और चीजें जो है, जो आर्थिक सहायता सरकार देती है उसके ऊपर आपका और जो हमारे दर्शक हैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। सरकार ने छात्रवृत्ति की व्यवस्था की है सर, मैट्रिक से पहले, मैट्रिक के बाद, और जो कोई तकनीकी शिक्षा पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी NHFDC एक संस्था है भारत सरकार के अंतर्गत, वो छात्रवृत्ति देती है। इसके अलावा अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति PhD करना चाहते हैं, MPhil पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी छात्रवृत्ति की व्यवस्था है। और अगर कोई व्यक्ति बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति नीति का योजना है। और इसके अलावा हाल ही में फ्री कोचिंग की व्यवस्था की गई है। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम करना चाहते हैं बच्चे, तो फ्री कोचिंग का भी लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई अपने आप से काम करना चाहते हैं तो उनके लिए भी लोन की व्यवस्था है, ऋण की व्यवस्था है, जिसमें जो इंटरेस्ट है बहुत ही कम लगता है, नॉमिनल लगता है। इसके अलावा सर ने बताया था इनकम टैक्स की छूट। इनकम टैक्स की छूट भी है सर। जो व्यक्ति परमानेंट फिजिकल डिसेबल्ड हैं वो कम से कम 50,000 का डिडक्शन ले सकते हैं, और जिनको सीवियर डिसेबिलिटी है वो 75,000 का ले सकते हैं, जिनका टैक्स डिडक्शन ये ले सकते हैं सर। इसके अलावा यातायात में जो सुविधाएं हैं, जैसे रेलवे में जाते हैं तो जो श्रवण दिव्यांगजन हैं उनको 50 मिलता है एस्कॉर्ट के साथ, ऐसा नहीं एस्कॉर्ट के साथ नहीं मिलता है, और 50% छूट मिलता है मासिक टिकट में। और जो हवाई यात्रा है उसमें सिर्फ जो दृष्टिबाधित है उनको मिलता है, और जिनको चलने में तकलीफ होती है, चलन में गतिशील दिव्यांगता है, उनको मिलती है। और श्रवण दिव्यांगजन को हवाई यात्रा में कोई छूट नहीं है सर। इसके अलावा अगर आप देखेंगे सर कि अगर कोई भी यंत्र चाहिए पर्सन विद डिसेबिलिटी को, और वो यंत्र उसकी क्षमता को बढ़ा सकता है, तो वो आदमी अगर वो भारत में उपलब्ध नहीं है तो विदेश से भी मंगा सकता है, लेकिन उसके लिए पहले एक परमिशन लेकर के जो मेडिकल अथॉरिटी है कि हमको ये सामान चाहिए और ये मेरी क्षमता को बढ़ा सकता है, तो अगर वो सामान खुद के लिए मंगवाता है तो उसमें कस्टम में छूट देने का प्रावधान है, उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा सर। इसके अलावा बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं जो आम लोगों को मालूम नहीं है सर। सरकार अवेयरनेस के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए एक योजना रखी है। कैसे आपने एक्सेसिबिलिटी का सवाल उठाया, तो एक्सेसिबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए स्कीम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, सिप्टा जिसको बोलते हैं सर, उसके अंतर्गत आपको बिल्डिंग के लिए, वेबसाइट के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए सरकार के द्वारा
सुविधाएं दी जाती है। आपको मालूम होगा कि हमारे प्रधानमंत्री तो श्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में सुगम्य भारत अभियान का शुभारंभ किया था, शुरुआत किया था। उसके बाद से उसमें बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स को पहले ऑडिट किया जाता है, उसके बाद उसमें क्या क्या परिवर्तन होने हैं उसको बताया जाता है, और उस परिवर्तन को एक निश्चित समय के अंदर करना पड़ता है। ये ट्रांसपोर्ट ले लीजिए, बिल्डिंग ले लीजिए आप, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लीजिए, और शोध के लिए भी इस बार बहुत अलग से प्रावधान किए गए हैं। और सामाजिक सुरक्षा, जैसा सर ने बताया था कि जितने भी कार्यक्रम हैं सरकार के, उसमें 5% आरक्षण है दिव्यांगजनों के लिए। आप कृषि योग्य जमीन की बात करें, घर के लिए बात करें, मनरेगा में बात करें, कोई भी जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के जो योजनाएं हैं उसमें 5% आरक्षण का प्रावधान है। अगर किसी को कुछ बिजनेस करना है, उसके लिए कुछ जगह चाहिए, किसी को कोई भी काम करना है, रिक्रिएशन के लिए कुछ रखना है, कोई कंपनी लगाना है, तो अगर जो सरकार जो जमीन देती है उसमें 5%, कोई भी योजना होगा उसमें 5% का आरक्षण मिलना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा पेंशन भी मिलता है, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन है, उसमें भी 5% का है। तो इस तरह से सर बहुत सारी सुविधाएं सरकार ने दी है। और एक्सेसिबिलिटी का जहां तक सवाल है सर, चीजों को सुगम्य बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि जो बहुत कठिन फॉर्म हुआ करते थे उनको भी बहुत ही सरलीकरण कर दिया गया है, ताकि लोगों को भरने में कठिनाई ना हो, और उसको जो उससे सुविधाएं मिलती है उसको भी पाने में कठिनाई ना हो। और सर मैं कुछ जोड़ना चाहता हूं कि अगर आपको दिव्यांगता प्रमाण पत्र कोई अथॉरिटी नहीं देती है और आपको लगता है कि ये निर्णय सही नहीं है, तो राज्य सरकार के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उसके अंतर्गत आप दोबारा आवेदन कर सकते हैं और आप जानकारी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने आपको मना कर दिया गया तो वही अंत है, ऐसा नहीं है। आप उसको अपील कर सकते हैं। ऐसा प्रावधान नए अधिनियम में किया गया है, और नए अधिनियम में कुछ कठोर कदम उठाए गए हैं ताकि जो फर्जी लोग उसका लाभ उठाते हैं उनको भी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। और इसमें इस बार जो है पनिशमेंट भी बहुत ज्यादा कर दिया गया है। जी, आशा करता हूँ। हाँ सर, आपने कुछ मुझे आधिकारिक पोर्टल के बारे में पूछा है सर। हाँ, मेरा यही सवाल है कि आपने जो जानकारी दी वो आज हमारे उपस्थित सदस्य हैं वह तो उसकी जानकारी ले लेंगे, लेकिन मेरा यही आपसे प्रश्न था कि जो सदस्य आज नहीं हैं हमारे साथ, या कभी भी वो इस जानकारी को लेना चाहें जो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए हैं, उनके लिए भी कोई ऐसा पोर्टल है जहां पर ये जानकारियां उपलब्ध होती हैं? सर एक पोर्टल है सर NHFDC का जो आप दिखा रहे हैं अभी। दूसरा है स्वावलंबन। NHFDC में स्कॉलरशिप के लिए भी फायदा है सर, इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है स्वावलंबन कार्ड.gov.in, जो UDID कार्ड है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होगा। आप मध्य प्रदेश में बनाइए, बंगाल में बनाइए, बिहार में बनाइए, लेकिन वो भारतवर्ष में लागू रहेगा और उसको माना जाएगा। फिर एक वेबसाइट है सर disabilityaffairs.gov.in, जिसमें भारत सरकार की सभी योजनाएं मिलेगी। फिर है आपका द नेशनल ट्रस्ट gov.in, इसमें नेशनल ट्रस्ट के जितने स्कीम हैं या उनके जो मेडिक्लेम के पॉलिसी हैं, जो सेरेब्रल पल्सी, ऑटिज्म और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए, मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए हैं, वो मिलेंगे आपको। और जिनको कॉकलियर इम्प्लांट के लिए अप्लाई करना है वो भी edipcochlearimplant.in पे अप्लाई कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और आप
ऑफलाइन भी कर सकते हैं अप्लाई, कागज भी भेज सकते हैं, ऑनलाइन करेंगे तो आपको उसको ट्रैक करने में आसानी होगी सर। इसके अलावा सर मध्य प्रदेश सरकार की बाल श्रवण योजना है सर, उसका भी उसमें भी बहुत सारे योजनाएं हैं, जैसे इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन है, इंदिरा गांधी नेशनल विडोज पेंशन है, बहुत सारे पेंशन हैं जो राज्य सरकार ने भी जारी किया है, राज्य सरकार के द्वारा भी चलाया जा रहा है, उसका भी लाभ लोग उठा सकते हैं सर। जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके द्वारा दी गई जानकारी का लोगों ने फायदा उठाया होगा। लेकिन अब मैं आमंत्रित कुछ ऐसे सवालों को करूंगा, क्योंकि वे हमारे साथ तो नहीं जुड़ सकते थे, और मैं अब आप दोनों को ही चाहूंगा कि आप उनका जवाब हमारे साथ शेयर करेंगे। मेरा पहला सवाल है कि अगर श्रवण दोष एक ही कान में है तो क्या वे बधिरता की श्रेणी में आते हैं? सुमन मैं बताऊं? कंचन आप बताइए सर। जी जी हाँ बताएं। कान में अगर एक में सुनाई दो चाहे दोनों में, पर जो हम लोग जो कैलकुलेट जो डिसेबिलिटी करेंगे वो दोनों कानों की जांच करने के बाद। तो मान लीजिए कि एक कान के अंदर आपका हियरिंग लॉस आता है 10 dB, ओके, और एक कान के अंदर आपका जो हियरिंग लॉस है 60 dB, ठीक है। तो उसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले के अंदर फिट किया जाता है। तो डिसेबिलिटी दोनों कानों की अलग अलग निकाली जाती है, परंतु फार्मूले को फिट किया जाता है। उस फार्मूले में फिट करने के बाद पता चलता है कि इसको जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% है या नहीं। अगर एक कान में 10 dB और दूसरे में 60 है तो वो व्यक्ति विशेष बेंचमार्क डिसेबिलिटी के प्रमाण पत्र नहीं, उसको मतलब दिव्यांगता का प्रमाण पत्र नहीं मिल पाएगा। जी, दूसरा सवाल ये है कि एक प्रश्न आता है, जो बच्चे कॉक्लियर इम्प्लांट इस्तेमाल करते हैं अक्सर उन्हें इस सवाल का सामना करना पड़ता है कि चूंकि सही समय पर उनका कॉक्लियर इम्प्लांट हो गया, बच्चों ने अपनी सामान्य शिक्षा प्राप्त कर ली है, बोलने का उनका स्तर बहुत अच्छा है, लेकिन उनको दिव्यांगता प्रमाण पत्र पाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कंचन, ये सवाल बहुत से अभिभावकों का रहता है। मेरा इस एक्ट के अंदर क्या बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति विशेष को, उसके अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो उसमें आता है कि ऑर्गेनिक न्यूरोलॉजिकल कॉज होना चाहिए। अगर बच्चा इम्प्लांट लगाया हुआ है तो हमको जो डिसेबिलिटी है वो विदाउट इम्प्लांट करनी है, नॉट विद इम्प्लांट, क्योंकि जो इम्प्लांट जो है वो असिस्टेड डिवाइसेस है। तो ऐसे बच्चे दिव्यांगता प्रमाण पत्र के पूरे हकदार हैं और उनको मिलना चाहिए, बेशक उनका स्पीच कितना भी अच्छा हो, क्योंकि वो हियरिंग डिसेबिलिटी में आएंगे, स्पीच में नहीं आएंगे। हियरिंग लॉस तो उनको है ही, वो तो जो कॉक्लियर इम्प्लांट है वो तो उनको सिर्फ असिस्टेंस दे रहा है। अगर कॉक्लियर इम्प्लांट खराब हो गया या प्रोसेसर खराब हो गया तो बच्चा नहीं सुन सकता है। तो क्लियरली लिखा हुआ है कि यू हैव टू, इसकी कैलकुलेशन है विदाउट असिस्टेड डिवाइसेस, तो वो कैलकुलेट करना जरूरी है। ऐसे बच्चे दिव्यांगता प्रमाण पत्र के पात्र हैं और उन्हें दिया जाना चाहिए। अगर ऐसे लोग नहीं देते हैं तो आप कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, आपका स्टेट का, जो राज्य का या सेंट्रल का, आप उनको लिख सकते हैं। आप अपनी जो भी आपके सुझाव या ग्रीवेंसेस हैं उनको आप दे सकते हैं और वो मिलेगा। ये इस एक्ट में अच्छी तरह से लिखा गया है। ये जैसे हो गया, जैसे अगर आप किसी को जैसे पैर कट जाता है तो आर्टिफिशियल पैर तो लगा लिया, पर फिर भी वो इंसान भाग नहीं सकता आप या मैं जैसे। तो यही सेम चीज है इसके अंदर, वो डिवाइसेस हैं, असिस्टेड डिवाइसेस। जी, मैं चाहूंगा कि एक आम जन को हमें जो एक संदेश देना है इस मंच के माध्यम से। आजकल एक बात बड़ी प्रचलन में चली है कि स्पीच थेरेपी हो रही है,
सुनाई की जांच हो रही है, लेकिन इसमें स्पीच थेरेपिस्ट जो हमारे प्रशिक्षण प्राप्त स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट और ऑडियोलॉजिस्ट हैं, तो आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं कि स्पीच थेरेपी कराना जरूरी है या स्पीच थेरेपिस्ट के द्वारा स्पीच थेरेपी कराना या सुनाई की जांच कराना जरूरी है? उस बारे में मैं आप दोनों के विचार ही जानना चाहूंगा। सुमन आप बोलोगे पहले या मैं बोलूं पहले? सर आप। अच्छा ठीक है। देखिए ऐसा है कि कभी भी आप किसी भी विशेषज्ञ से जब तक सुझाव, जांच या ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, तब तक क्या हो सकता है कि अगर आप एक क्वालिफाइड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो आरसीआई से पंजीकृत है, क्योंकि जितना एक क्वालिफाइड आदमी को पता होगा कि कोई तो बोल देगा स्पीच थेरेपी कोई दे देगा, ये इतना आसान नहीं है। अगर इतना ही आसान होता तो हर बच्चे बोलते, हर बच्चा सुनता और हर बच्चे के माँ बाप भी बहुत खिलते, राइट? ये टाइम लेता है और जो तकनीक और जो टेक्निक जो हम यूज कर सकते हैं, एक बच्चे के साथ जो यूज की वो सब बच्चों के साथ यूज नहीं किया जा सकता। इसमें विविधता होती है। जैसे बच्चे विभिन्न होते हैं वैसे ही उनको ट्रीटमेंट करने के लिए विभिन्न विभिन्न टेक्निकों को उपयोग करना होता है। इसलिए ये जरूरी है कि आप जो अपनी सेवाएं जो हैं या अपनी जांच जो है एक विशेषज्ञ से करवाएं जो कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है और इज ए स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट और ऑडियोलॉजिस्ट। अदरवाइज हर कोई बोल देगा कि मैं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट और ऑडियोलॉजिस्ट हूं। ऐसा अगर करोगे तो उससे क्या होगा कि आपका समय भी खराब होगा, आपका पैसा भी खराब होगा और आपको अपने बच्चे से और जो प्रोफेशनल है उनके ऊपर जो आपका क्या करना चाहिए कॉन्फिडेंस है वो भी खत्म हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, बच्चे को नुकसान होगा, फायदा कम होगा। और जो एक अच्छा क्वालिफाइड ऑडियोलॉजिस्ट है, स्पीच पैथोलॉजिस्ट है, वो आपको सही मायने में बता सकेगा कि आपके बच्चे को कितना सुनता है, कितना बोलता है और कितना अप्रॉक्सीमेट टाइम लग सकता है। हम गारंटी तो नहीं दे सकते, परंतु कुछ बता सकते हैं कि बच्चे में कितना फर्क पड़ सकता है, कितना टाइम लग सकता है। तो अगर आपको वास्तविकता में रहना है तो मेरा तो एक ही सुझाव है कि आप विशेषज्ञों से सलाह मशविरा कीजिए, वही आपको सही सलाह देंगे और उन्हीं सुझावों को अगर आप फॉलो करोगे तो बच्चा जो दिव्यांग है वो आत्मनिर्भर की ओर जल्दी जाएगा। एक चीज और है सर कि जो भी हम लोग काम करते हैं, जैसे अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जितने लोग हैं कम से कम अपनी क्वालिफिकेशन लिखें। जो आपको भारतीय पुनर्वास परिषद में जब आपने पंजीकरण कराया है तो उसमें लिखा हुआ है कि क्या क्या एथिक्स के अंदर आता है। उसमें ये भी आता है कि जब भी आप अपना लेटर हेड है, विजिटिंग कार्ड है, उसमें आपको नंबर लिखना पड़ता है और ये नंबर और क्वालिफिकेशन पब्लिक डोमेन में है, कोई भी किसी के बारे में सर्च कर सकता है कि वो ऑथेंटिक है कि नहीं। जैसे आप किसी चीज के लिए ढूंढते हैं कि ये अच्छा है कि ये खराब है कि ये खराब है, हम चाहते हैं कि कौन हमको अच्छा मिले। तो इसमें भी सर जो प्रशिक्षित होंगे जैसा सर ने बताया वो देंगे। और लोग तो बहुत कुछ कर लेते हैं, झोला छाप की कमी नहीं है, लेकिन झोला छाप को बढ़ावा देना और हम अपने आप को बढ़ावा देने में ये सब काम हमारा है। हमें बताना होगा कि हमारा काम क्या है, हमारे काम से लोग हमको जानेंगे, न कि हम कुछ चीजों के लिए चंद पैसों के लिए अगर हम अपना काम ही खराब कर दें तो शायद हमारा जो विश्वास है लोगों का वो भी थोड़ा घटेगा और हम अपने जो लक्ष्य है उसमें पूरा नहीं हो पाएंगे सर। संजीव जी एक चीज मैं और ऐड करना चाहता, जो सुमन जी ने भी बोला कि अभिभावक जब भी आप किसी विशेषज्ञ के पास जाते हैं तो आपको ये पूरा अधिकार है पूछने का कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बताइए, क्योंकि आप जब किसी भी विशेषज्ञ के पास जा सकते हैं आपको अधिकार है।
दूसरा, जितने भी विशेषज्ञ हैं वो भी अपना रजिस्ट्रेशन लिखें। और जैसे हम लोग, मुझे तो लगता है जितने भी अभिभावक क्लिनिक में आने से पहले प्रोफेसर गूगल के पास चले जाते हैं, ठीक है, तो जी अगर वो किसी विशेषज्ञ से मिलने से पहले उसकी विशेषज्ञता के बारे में, उसका जेन्युइनिटी के बारे में अगर गूगल करें तो वो ज्यादा अच्छा होगा। उससे क्या होगा कि आपको सही मायने में आपको जो सर्विस चाहिए वो मिल सके। सर हमें भी अभी मेरे थोड़ा पास सर हमें भी थोड़ा सा ईमानदारी से काम करना होगा सर। हम भी कहीं पे थोड़ा भटक जाते हैं, तो अपने आप को भी संभालना पड़ेगा दूसरों को बोलने से पहले। तो अच्छा रहेगा कि हम अपनी सेवाएं ढंग से दें और हम औरों से भी उम्मीद करें कि वो हमारी सेवाएं प्रशिक्षित लोगों से लें। हाँ जी जी। मेरे सामने कुछ प्रश्न आए हैं। उसमें से पहला प्रश्न ये है कि अगर सरकार द्वारा हेयरिंग एड और कॉकलियर इम्प्लांट दिए जाते हैं तो क्या उनके रिपेयर हेतु भी सरकार की कुछ योजनाएं होती हैं? सर सरकार के द्वारा जो श्रवण यंत्र दिए जाते हैं उसमें एक निश्चित अवधि के लिए गारंटी है, 2 साल के लिए सर। उसके अंतर्गत जिस कंपनी की है उस कंपनी के रिपेयरिंग के लिए उस कंपनी के पास आपको रिपेयरिंग के लिए भेजना होगा। और कॉकलियर इम्प्लांट में सर 2 साल तक थेरेपी की फ्री में व्यवस्था है, 3 साल तक मैपिंग की व्यवस्था है, और अभी जी रिसेंट में शायद ये 5 साल तक जो प्रोसेसर है उसको भी कवर करने की व्यवस्था है। और जो एक्सेसरीज है उसके लिए भी काम चल रहा है। योजनाएं अभी रिवीजन के दौर में चल रही है, तो इसमें रिवीजन होगा तो और कुछ परिवर्तन आएंगे सर अभी। जी। एक सवाल ये भी है कि अगर कोई बच्चा अपनी प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा को उत्तीर्ण करते हुए भली प्रकार से उसने सबको हासिल किया, क्या वह मेडिकल जैसे क्षेत्र में भी एक कॉकलियर इम्प्लांट यूजर क्या मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है तो क्या वह ले सकता है? सर आप बोलेंगे मैं बोलूं? थोड़ा मैं बोल देता हूँ, थोड़ा आप बोल दीजिए। नहीं, आप ही पूरा बोलिए। आप अगर इस एक्ट को देखें तो उस एक्ट में क्लियरली लिखा हुआ है जी, एवरी पर्सन विद डिसेबिलिटी हैज इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि बच्चे को जिसको कॉकलियर इम्प्लांट है वो मेडिकल के अंदर मेडिकल या डेंटल में नहीं जा सकता। अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे भी व्यक्ति विशेष हैं जिनको कॉकलियर इम्प्लांट भी लगा है या जो इनको हियरिंग लॉस है, वो आईएएस ऑफिसर भी बने हुए हैं। तो ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। तो आप अपने मध्य प्रदेश के अंदर अगर गूगल करेंगे तो आपका डीएमई जो था, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, उन्होंने 11 अस्पताल भारत के अंदर लिखे हुए हैं जिनसे आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और उस सर्टिफिकेट के लेने के बाद बच्चे को मेडिकल के अंदर या डेंटल के अंदर सीट मिल सकती है, परंतु उनका नीट के अंदर रैंक आना चाहिए। जी हाँ, वो तो स्वाभाविक है। वो नीट में रैंक आना चाहिए, उसके बाद मिल सकती है। कई बार क्या होता है, कुछ अस्पताल, कुछ इंस्टीट्यूशंस दोबारा चेक करवाते हैं। तो अभिभावक ये चीज ध्यान रखें कि जब कई बार दोबारा चेक करवाते हैं उसका कारण यही है कि वो फिटनेस देखना चाहते हैं। जी, कि जब अगर बच्चा अगर कोई मेडिकल में जाता है और उसका कम्युनिकेशन खराब हो गया या सुन नहीं दे रहा है तो कोई ऐसी और तो दिक्कत नहीं है, वो बच्चे के हिसाब से देखना चाहते हैं। परंतु कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि उस बच्चे को एडमिशन नहीं दिया जाए। सुमन जी, am I right? सर ये सही है सर। बहुत सारे अभी जो नौकरी में आरक्षण दिया गया है उनको भी दोबारा बुलाया जाता है सर, क्योंकि उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां पाई जाती है सर। अक्सर हमारे पास महीने में कम से कम 4 से 5 ऐसे केसेस आते हैं जिसको दोबारा जांच करने पे पूर्व में जो रिपोर्ट आई है और अब वर्तमान की जो रिपोर्ट है उसमें बहुत ही अंतर आता है। और इन सब के कारण बहुत सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई भी हो रही है सर। तो वो जायज है सर कि उनको दोबारा जांच के लिए भेजा जाए, उसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होना चाहिए। और ये इनफैक्ट ये अच्छा है बच्चे के लिए कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ कम से कम महीने के अंदर 40 से 45, आपने बोला था ना जो फर्जी प्रमाण पत्र, हम कम से कम 40 से 50
महीने के अंदर लोग देखते हैं जो फर्जी प्रमाण पत्र आते हैं। तो ये फर्जीवाड़े को रोकने का भी एक तरीका है। सो थोड़ा मेरा अभिभावकों से एक निवेदन है कि थोड़ा धैर्य रखें, अगर करें कोई बात नहीं। अगर आपके पास पक्का प्रमाण पत्र है तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है, आपके बच्चे को एडमिशन मिलेगा। और सर एक चीज और है सर कि इनको 10 साल की नौकरियों में छूट भी है सर, अधिकतम आयु में। जी, एक अन्य प्रश्न आया है कंडक्टिव पैथोलॉजी के पॉइंट से। मेरे ख्याल से डॉक्टर गोस्वामी ने इसको एक्सप्लेन तो किया है, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक बार वो इस चर्चा में इस पर अपना विचार फिर से रखें कि अगर श्रवण का प्रतिशत, श्रवण का स्तर 60 डेसिबल के ऊपर है और कंडक्टिव पैथोलॉजी है, तो क्या वे दिव्यांगता की श्रेणी में आएंगे या नहीं? कंचन, ऐसा है कि जो कंडक्टिव हियरिंग जो लॉस है जी, उसमें यही लिखा हुआ है कि अगर, तभी तो बोला है कि आपका स्पीच लैंग्वेज ऑडियोलॉजिस्ट और ईएनटी 2 लोग चाहिए। अगर ईएनटी ये लिख के देता है कि सर्जरी के बाद भी ये कंडीशन इंप्रूव नहीं होगी, ऐसे व्यक्ति विशेषज्ञों को हियरिंग ये क्या कहते हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया जा सकता है, परंतु स्थायी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, उनको अस्थायी दिया जाएगा। बोलेंगे 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, और उसके बाद में रिव्यू किया जाएगा। तो ये प्रोविजन है जी। कंडक्टिव पैथोलॉजी पे ही एक अन्य प्रश्न आया है जिसे हम माइक्रोशिया कहते हैं। माइक्रोशिया की कंडीशन है जो कि बायोलॉजिकल है, मेडिकल उसका आधार है कहना चाहिए, लेकिन जो उसका प्रकार है वो कंडक्टिव पैथोलॉजी है। उस विषय पे आप क्या कहेंगे? नहीं, मैंने यही बोला ना, पैथोलॉजी वैसे कंडक्टिव हो, क्योंकि अगर माइक्रोशिया भी हुआ तो उसमें कारण तो आ गया ना, ऑर्गेनिक कारण तो है जी, राइट। तो वो माइक्रोशिया के अंदर भी अगर बेंचमार्क डिसेबिलिटी पे आ रहा है और रिपेयरिंग के बाद भी आपका प्लास्टिक सर्जन बोलता है कि नहीं हमने ट्राई किया कुछ नहीं हुआ, उसके बाद उस बच्चे को आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दे सकते हैं। बेंचमार्क डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, बेंचमार्क अगर आया तो उसको दे सकते हैं, प्रोवाइडेड दोनों कानों का जांच होगी। ओके, आपसे चर्चा के दौरान मेरे पिछले सवाल पर फिर से एक सवाल आया है कि अगर किसी प्रतियोगी ने मेडिकल की यूनिवर्सिटी में आवेदन किया था और उसकी मांग को रिजेक्ट कर दिया गया है, सीआई कॉक्लियर इम्प्लांट यूजर है, तो अब आपके हिसाब से उसके पास क्या कोई और विकल्प है उसके आवेदन को पुनर्विचार करने के लिए? अगर इन्हीं श्रोता से अगर आप पूछेंगे कब की बात है ये, कुछ पता है? अगर नहीं भी है तो कोई भी, अगर उनका एडमिशन हुआ है नीट के अंदर, अगर उनको असाइन कर दिया गया है और उनके पास वैलिड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, अगर उनको मना कर दिया गया है तो आप अपने डीएमई, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, जो आपका केंद्र सरकार के अंदर तो आपको डायरेक्टरेट ऑफ जनरल हेल्थ सर्विसेज या यहाँ डीएमई जो होता है, आप उनको लिख सकते हैं और आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं कि आप मुझे लिखित में दीजिए जो ये कहे कि आपका एडमिशन रद्द किया जाता है, उसका कारण लिख के दीजिए आप। सर राज्य सरकार के आयुक्त से भी मिलना है सर। हाँ जी, राज्य सरकार के आयुक्त को भी लिख सकते हैं। राज्य सरकार के आयुक्त को भी लिख सकते हैं, तुरंत राज्य सरकार का आयुक्त कार्रवाई करेगा और वो एडमिशन दोबारा लिया जा सकता है। उस सीट को भरी नहीं जाएगी, उनको लिख के देना पड़ेगा। जी, यह प्रश्न मिस्टर सुमन कुमार आपके लिए है। जैसा कि आपने रोजगार हेतु उनके एक अलग पोर्टल की बात किया था, तो क्या जॉब वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें विकलांगजनों के, तो ऐसा पोर्टल है जो सिर्फ विकलांगजनों के लिए ही उपलब्ध नौकरियों की सूचना देता हो? एक हमारे संस्था इस पे काम कर रही है जिसमें सिर्फ श्रवण दिव्यांगजन के लिए जॉब पोर्टल बनाया जा रहा है,
जिसमें जी वहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। अभी प्रारंभ स्तर पे है, कुछ कुछ सूचनाएं जी अभी मिल रही है उसमें, लेकिन पूरी तरह से जी वो अभी कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन सूचनाएं हैं। और अलग अलग जो लोग हैं कौशल विकास में काम कर रहे हैं, बहुत सारे जो गैर सरकारी संस्था है, वो भी लोगों को अपॉइंट करना शुरू कर रही है, क्योंकि इससे उनको भी फायदा हो रहा है, उनके कंपनी को भी फायदा होता है, और जो इनके स्किल्स हैं, इनका जो अलग जी कौशल है, उसका भी उपयोग करते हैं। आपका पिज्जा है, बर्गर किंग है, बहुत सारे लोगों ने श्रवण दिव्यांगजन को अपॉइंट किया है अपने यहाँ काम करने के लिए, और उनका काम बहुत ही सराहनीय है। इसी क्रम में मुझे याद है कि जो लेमन ट्री होटल संस्था है उसमें बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो श्रवण बाधित हैं। हाँ सर, जी हाँ। उनका एक अलग अ, से कौशल विकास का काम करते हैं सर वो लोग। जी जी। एक अन्य प्रश्न है कि जिस प्रकार एज ऑफ बिजनेस और इस तरीके की सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है, तो क्या दिव्यांगजनों के लिए भी कोई ऐसा सिंगल विंडो सिस्टम है जहां पर वो कंप्लेंट टोल फ्री नंबर हो जहां पर वो संपर्क कर सकते हैं? सर ये विषय राज्य सरकार के अधीन आता है, तो राज्य सरकार जो नियम बनाती है उसमें अगर जी उन्होंने कुछ ऐसी बनाई व्यवस्था तो कंप्लेन करने की तो कर सकते हैं सर। लेकिन भारत सरकार में जैसे डिसेबिलिटी इंफॉर्मेशन लाइन है, वहां पे सूचनाएं मिल सकती है दिव्यांगता से संबंधित, लेकिन कंप्लेन करने के लिए मेरी जानकारी में नहीं है सर, हो सकता है मुझे मालूम ना हो कि ऐसा कोई एक डेडिकेटेड नंबर है जहां पे आप कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि सर ये तो राज्यों के अधीन आता है सर। जी। आज की चर्चा को इस नया आयाम को देने में मैं आप दोनों वक्ताओं का तहे दिल से स्वागत धन्यवाद देता हूं। और अंत में मैं आमंत्रित करता हूं मध्य प्रदेश ईशा चैप्टर के डायरेक्टर प्रेसिडेंट मिस्टर धर्मेंद्र जी को, जो इस मंच पे आकर कुछ शब्द कहें। धन्यवाद सर। मैं धर्मेंद्र झा, एमपी ईसा चैप्टर की तरफ से आप सभी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। विशेषकर मैं ऑल इंडिया स्पीच हियरिंग एसोसिएशन का धन्यवाद करता हूं, और हमारे गेस्ट फैकल्टी डॉक्टर एसपी गोस्वामी सर, मिस्टर सुमन कुमार सर, और हमारे सेशन के मॉडरेटर संजीव कंचन सर का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इस सेशन का बहुत ही मतलब सही सेशन रहा। और काफी हमारे जो अटेंडी, हमारे बहुत सारे पेरेंट्स थे जिनको काफी जानकारी मिली, इसके लिए धन्यवाद सर। और साथ ही मैं अपने ईसा एमपी चैप्टर के सभी मेंबर को हार्दिक बधाई देता हूं कि आप सभी ने मिलके एक बहुत अच्छा वेबिनार आयोजन किया और काफी सफल रहा। थैंक यू सर। धन्यवाद। अंत में मैं आमंत्रित करता हूं हमारी सेक्रेटरी श्रीमती दिशा जैन को, अगर वो हमारी आगामी डायरेक्टरी के बारे में कोई संदेश देना चाहती हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं दिशा जैन, एमपी सेक्रेटरी, एमपी ईशा बोर्ड की सेक्रेटरी हूँ। ये डायरेक्टरी पब्लिक में अवेलेबल होगी हमारी वेबसाइट लॉन्च के साथ, जिसमें यहाँ के सारे क्वालिफाइड स्पीच थेरेपिस्ट, एसएलपीज एंड ऑडियोलॉजिस्ट की डिटेल्स रहेंगी। सो वो बहुत जल्दी ही वेबसाइट लॉन्च होगी। और इसी के साथ हम इस प्रोग्राम को अब समाप्त करते हैं, और मुझे तहे दिल से फिर से मैं हमारे वक्ताओं का हार्दिक धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।
Hello. Hello, Isha to respond. Hello, Amulya ma'am. Yes, sir. Amulya ma'am is still on mute. Hello. Hello, hello, sir. Yeah, ma'am. I think it's off now. Yes, sir. Done. Okay, ma'am. Okay. So it went nice, sir. It went smoothly. So how was it, ma'am? It went very smoothly without any glitches. Hello. So how did you both feel? Thank you, Sanjeev sir. It went really smooth. Yes. We just missed out on few questions more. I just checked it on chat. Yeah, ma'am, I couldn't hear because I was removing my earphones. Now, please repeat what Amulya ma'am said and what Disha ma'am had said. No, I just wanted to know how you both felt. For me, it went really smoothly. So I just wanted your feedback because you both were tensed a little. Really, we were tense, and if I share you my yesterday's experience, I had a very tough time because my system didn't work out, and I had to request my daughter. I'll call my daughter. He did really good job, sir. The slides were amazingly arranged. Thank you. She's the one. She makes the three presentation into one, and somehow I made it today. Good. Thank you. Thank you. So it's off the record. I am bringing her here. Yes. But I think it went on well. I don't think there was some hash up with the slides and all. No, there was nothing. No, it went really smooth, sir. So fine. Okay. I think we all can leave as well. Yeah. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. We can. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Bye. Thank you, Diksha. Yeah. You can close it, Diksha. Yeah.